मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके अम्मी अब्बू की मौत हो गई थी, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियाँ चुनी है? मैंने 15 लकड़ियाँ बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियाँ ही चुनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियाँ चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में मुकाबला क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियाँ बिन रहे थे। उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देखकर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिप कर देखा कि एक शैतान तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई डरावना शैतान लगता है। क्या हमें इसके नजदीक जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी शैतान के पास गई तो उन्होंने देखा कि शैतान कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान को पत्थर मारे गए हों। कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं दरिया किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसीलिए मेरी कौम के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुँचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा शैतान नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर शैतान के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अंगूर के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठे करने जाते थे, शैतान से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। हुकूमत ने जंगल के दरख्तों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बढ़िया, ज्यादा दिमाग मत चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी बंद हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार लाया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट, नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब बनेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला बकाया ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई हो। इस तरह तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी? एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चली जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा करो। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मगर दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव मशहूर है। वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर शैतान जंगल में परेशान हो रहा था।
वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा कि ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे मुझसे नाराज तो नहीं है। मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन शैतान ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। शैतान तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो शैतान बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे, क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास 2 और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस आ गया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। शैतान एक पेड़ के ऊपर छुप कर रहता था। जैसे ही शैतान ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अफसर रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिप कर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ? हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं पर हैं। वहाँ हम लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा कारोबार शुरू किया? चाउमीन की दुकान लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे चाउमीन ब्रेड पकौड़ा बनाकर खिलाती थी। चाउमीन पकौड़ा? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों न दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। आम चाउमीन तो बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, लेकिन तुमने अगर पकौड़ा चाउमीन बेचना शुरू किया तो तुम्हारी खरीदारी बहुत होगी। राक्षस चाचा, इस बार मैं अकेले मुंबई नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को भरोसा दिलाऊंगा कि तुम अच्छे शैतान हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। चाचा, जंगल में एक शैतान रहता है। बराए मेहरबानी उसे मेरे साथ जाने दीजिए। शैतान हम सभी के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे जान से मार डालूंगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो शैतान मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा, तो हम इंसान उससे डर गए और उसे पत्थर मारने लगे। लगता है उस शैतान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ठीक है, तुम शैतान को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने शैतान को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को शैतान के साथ देखकर दंग रह गए। राजू शैतान को मुंबई ले आया और उसने शैतान को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे शैतान के दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने शैतान की मदद नहीं की होती, तो आज वे शैतान के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल यकीनन मिलता है। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े मजे से उनकी बिरयानी नोश फरमाते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया भाईजान। बिरयानी का जायका अच्छा था,
इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूं। वैसे भी कब तक मैं तनहा घर की और पूरे खानदान की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, आप कब भाईजान का ही निकाह करवाइए। ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, आपसे मुझे यही उम्मीद थी भाईजान। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की तलाश ली। सना तालीम याफ्ता थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ माह बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी जान, लेकिन बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ वो तो है। अब उसका तो तब इल्म होगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। खरीदार तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ दुरुस्त चल रहा था। ये अमजद मियाँ तो बैठे बिठाए मेरा कारोबार खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम कम करके 80 रुपए कर दिए। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई खरीदार बस नया जायका चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, लेकिन अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही नोश फरमाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूलना मुमकिन नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते शौकत के खरीदार कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ रोज की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का जायका ले रहे हैं। कुछ रोज बाद मेरे खरीदार लौट आएंगे। शौकत ने खुद को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कारोबार का नुकसान उसे परेशान कर रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर फिक्र में ही रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल में एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। आहिस्ते आहिस्ते मेरे सारे खरीदार वहीं जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो एक रोज मुमकिन है दुकान बंद करने की ही नौबत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। मुमकिन है ये सिर्फ कुछ ही रोज की बात हो। मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे खानदान को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम कम करने की वजह से खरीदार दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम करके देखें? और कम कैसे कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने की लागत ही 50 रुपए प्लेट की है और हम 80 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मतलब सिर्फ 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। तकरीबन बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना। अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदलें तो? मतलब मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती है। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाएं तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी, ये पहली मर्तबा सुना है। आजकल अलग चीजें ही फरोख्त होती हैं। एक मर्तबा कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले रोज शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस मर्तबा उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी।
इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ी सी तख्ती भी लगा दी, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी का इल्म है और बिरयानी का भी इल्म है, लेकिन मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल वही नोश फरमाते हैं। हाँ हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा जायका कहीं नहीं चखा। शुक्रिया भाईजान। लोग शौकत की बिरयानी को बेहद पसंद कर रहे थे। उस रोज शौकत की दुकान पर खरीदारों का हुजूम लगने लगा। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर आया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस माह शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई थी। महीने के आखिर में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी की तरकीब काम कर गई। दुगनी आमदनी होने लगी है। एक मर्तबा फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी में इजाफा होने लगा। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई। सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल के नीचे की जानिब जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के दरख्त हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें दरिया पार करना होगा। लेकिन अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस जानिब जाएंगे जब दरिया का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबे बांस से ज्यादा पैसे हासिल होंगे। वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले रोज से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुँचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। सौदागर इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बेहद खुश थे। वे लोग उन बांसों को अपने गांव ले आए। बहुत खूब, बहुत अरसे बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपये। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बेहद खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से सिर्फ 300 रुपये की कमाई होती थी, आज 500 रुपये की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में ही जाया करेंगे। हाँ हाँ। उस रोज से वो दोनों दरिया पार करके ही बांस लाया करते थे और सौदागर भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले। भाई, अम्मी ने फरमाया है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल कब्ल बाजार चलते हैं, फिर वहाँ से दरिया पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुँचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है। मैं भी आऊंगा नोश फरमाने। हाँ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब दरिया पार चलते हैं। बांस काटकर फरोख्त भी तो करना है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगल की जानिब बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने दरिया पार किया और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन यकायक बारिश शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए। दरिया में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये आखिरी बांस काट लेते हैं। हाँ। बारिश और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके दरिया की जानिब बढ़ने लगे। लेकिन दरिया में तूफान था। दरिया में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में दरिया पार करना वाजिब नहीं होगा। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस जानिब जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं।
दोनों गुफा की जानिब गए। गुफा में कब्ल ही कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो है ही हमारे पास, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास बर्तन तो है नहीं। तभी आसिफ का तवज्जो बांस की जानिब गया। हमारे पास बांस तो है, बांस के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बांस बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बांस में बिरयानी भी बनती है, लेकिन हमारे पास गोश्त कहाँ है? गोश्त नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है, पनीर बिरयानी बना लेते हैं। लेकिन कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे और उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बांस में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बांस के एक जानिब दरख्त के पत्तों को भरकर बांस को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बांस बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बांस आग में अच्छे से सिकने लगा और जब बांस पूरी तरह से जल गया तो बहुत ही मीठी मीठी खुशबू गुफा में फैल गई। मालूम होता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बांस बाहर निकाला और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बांस थोड़े ठंडे हुए तो बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत खूब लग रहा है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मुतमईन हो गए और फिर दोनों बड़े मजे से बांस बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बांस बिरयानी बनाता है ना कि क्या बताऊं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी फरोख्त करनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। वाकई। हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बारिश रुकी, दरिया का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए। लेकिन आज उन्होंने बांस फरोख्त नहीं किए। अगले रोज आसिफ और सुनील ने गांव के चौराहे पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले हैरत में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या फरोख्त कर रहे हैं। अरे बेटा, ये क्या है? ये बांस बिरयानी है चाचा, पनीर की। बांस बिरयानी? जरा हमें भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली मर्तबा बांस बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या खूब जायका है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बांस बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। खरीदार कतार में खड़े रहकर बांस बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बांस बिरयानी फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग बांस बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया और दोनों अमीर बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस रोज वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस रोज बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बांस बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब कब्ल ही लिखा हुआ था। ऊपर वाला कब्ल ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बांस बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला। परेशानियों से ही नए रास्ते हासिल होते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले।
अब्दुल मियाँ के इंतकाल के बाद उनके तीनों बच्चे यतीम हो गए। अब उनके सर पर वालिद का साया नहीं था। अब क्या होगा, कैसे हमारा घर चलेगा? दो जवान बेटियों की शादी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। लेकिन तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोल ले? लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की फिक्र मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और बस एक बार सब ठीक हो जाए तो तुम तीनों इसे मिलकर छुड़ा लेना। लेकिन अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। जेवर का क्या है, वो तो वापस मिल ही जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के जेवर ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है! हमने कभी इतनी लजीज बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है, हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी। बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दे दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। एक माह बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस माह का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया। अम्मी, अगले माह ही आपके जेवर छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का खानदान बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली मर्तबा उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहनों ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की इत्तिहाद की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ माह में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही जायका है, ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के जायके की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें दावत के केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक दावत है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलेगी ना, लेकिन वही जायका चाहिए जैसा हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा। आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर निकाह था, लेकिन किसी वजह से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब को दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, लेकिन उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ है? वो तो घर गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों कहा। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था, तो उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन किसी वजह से उनके घर का निकाह टूट गया, तो बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम वो बिरयानी बेच देंगे, लेकिन आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी कमा सकते थे ना आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए
और उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी गुफ्तगू बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से मुत्ताफिक नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा। उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ माह बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बिक जाएगा। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वही बिरयानी बेची और वो दोनों बेहद खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से बेखबर थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर के प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो जायका नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाईजान? हम तो हमेशा से वैसे ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझ आने लगी और उन्हें वो जायका पसंद नहीं आ रहा था। यकायक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। यकायक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं। और फिर अगले दिन शिफा को एक तरकीब सूझी। शिफा ने एक तख्ती लिखवाई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको मुफ्त में बिरयानी खिलाएंगे। ये तख्ती शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने तख्ती पढ़ी और वो मुफ्त की बिरयानी खाने होटल आ गए और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का जायका पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते मुफ्त की बिरयानी खिलानी पड़ी, लेकिन उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी।
अब्दुल मियाच्या मृत्यूनंतर त्यांची 3ही मुलं अनाथ होतात. आता त्यांच्या डोक्यावर बापाचं छत्र नव्हतं. आता काय होणार? कसं आपलं घर चालणार? 2 तरुण मुलींची लग्न सुद्धा करायची आहेत. हे देवा, काहीतरी उपाय कर, काहीतरी कृपा कर. आई, आता आम्हाला जाऊन काम करावं लागेल. पण तू काय काम करू शकतेस? मला तर फक्त एकच काम चांगलं जमतं, स्वयंपाक करणं. आपण बिर्याणी सेंटर उघडलं तर? पण त्यासाठी खूप पैसे लागतील दीदी. पैशांची काळजी करू नका. माझे हे दागिने कधी कामी येतील. आणि एकदा का सगळं नीट झालं की तुम्ही सगळे मिळून सोडू आहे. पण आई, हे बाबांनी तुझ्यासाठी आणले होते. बाळा, माझी पहिली जबाबदारी तुम्ही सगळे आहात. दागिन्यांचं काय? ते तर पुन्हा करता येतील. ठीक आहे. शिफाने आपल्या आईचे दागिने घेतले आणि ते गहाण ठेवून तिला 20,000 रुपये मिळाले. त्या पैशातून हे लोक छोटीशी हातगाडी खरेदी करतात आणि 3ही भाऊ बहीण मिळून त्या गाडीवर काम करू लागले. घ्या घ्या, गरम गरम बिर्याणी घ्या. चव तर अशी की बोट चाटतच राहाल. घ्या घ्या, गरम गरम बिर्याणी घ्या. बऱ्याच लोकांनी त्यांच्याकडची बिर्याणी घेतली आणि सगळ्यांनाच ती बिर्याणी खूप आवडली. वा, काय बिर्याणी आहे. आम्ही कधी इतकी स्वादिष्ट बिर्याणी खाल्लीच नव्हती. हो हो, खूप छान बिर्याणी आहे. धन्यवाद दादा. ही आमच्या आईची रेसिपी आहे. आमच्या आईची स्पेशल बिर्याणी. खूप चांगली आहे. आणि बघता बघता त्यांच्या बिर्याणीची गाडी चालू लागली. गाडी समोर खूप लोकांची गर्दी होऊ लागली. मला 2 बिर्याणी पार्सल द्या. ठीक आहे. मला पण द्या. आता नदीमला लोकांना बोलवण्याची गरज पडत नव्हती. हातगाडीवर इतकी गर्दी असायची की 3 भाऊ बहीण मिळून ऑर्डर घेत असत. ही घ्या तुमची ऑर्डर. ही तुमची. ही तुमची. एका महिन्यानंतर शिफा कमावलेले पैसे मोजत होती. हे घे आई, ह्या महिन्याचा नफा 20,000 रुपये. काय? तू बरोबर ऐकलंस, 20,000 रुपये. इतके सगळे पैसे? आपली बिर्याणी लोकांना आवडू लागली आहे. ग्राहकांची कायम गर्दी असते आई. हे देवा, तुझे खूप खूप आभार. तू माझ्या मुलांना यश प्रदान केलंस. धन्यवाद. आई, पुढच्या महिन्यातच तुझे दागिने सोडून आणू आम्ही. देवाचीच कृपा होईल. आज शिफाचा परिवार खूप खुश होता. त्यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच त्यांच्या घरी काहीतरी चांगलं घडलं होतं. 3ही भाऊ बहिणींनी त्यांचे कष्ट सुरूच ठेवले आणि दिवसेंदिवस खूप प्रगती करू लागले. हे सगळं आमच्या 3घांच्या एकतेमुळे झालंय. हो ताई. आणि आपण नेहमी एकत्रच राहू. हो, नेहमीच. काही महिन्यांनंतर 3घांनी हातगाडी सोडून हॉटेल काढलं. नदीम काउंटरवर बसायचा आणि शिफा आणि सना बिर्याणी बनवायचे. नदीम भाऊ, तो स्वाद आहे हातगाडीवाला. अगदीच. ही तर आमच्या आईची रेसिपी आहे आणि भाऊ, चव कधीच बदलणार नाही. लोक बऱ्याचदा ह्यांच्या बिर्याणीच्या चवीची स्तुती करायचे. हळूहळू त्यांना पार्टीच्या केटरिंगच्या ऑर्डरही मिळू लागल्या. भाऊ, माझ्या घरी उद्या पार्टी आहे. 100 लोकांसाठी बिर्याणी पाहिजे आहे. हो, नक्की मिळेल ना. पण तीच चव पाहिजे जी आम्हाला इथे मिळते. हो, नक्कीच हीच चव असेल. काळजी करू नका, ऑर्डर देऊन जा. 3ही भाऊ बहीण खूप खुश होते कारण त्यांचा व्यवसाय चांगला चालला होता. मग एके दिवशी काय झालं? ही ऑर्डर अजून गेली नाही. त्या काझी साहेबांच्या घरी लग्न होतं, पण काहीतरी कारणाने त्यांचं लग्न मोडलं. त्यामुळे आता ऑर्डर जाणार नाही. हे देवा, खूप वाईट झालं. तू एक काम कर, हे जेवण गरिबांना दे. कमीत कमी काझी साहेबांचे आशीर्वाद मिळतील. ठीक आहे ताई. आपल्या मोठ्या बहिणीच्या सांगण्यावरून नदीमने सगळी बिर्याणी भिकाऱ्यांमध्ये वाटून टाकली. पण त्यांची इच्छा नव्हती. जेव्हा तो हॉटेलमध्ये परत आला तेव्हा सना तिथे नव्हतीच. ताई कुठे आहे? ती तर घरी गेली आहे. मला कळत नाहीये की ताईने इतकी सगळी बिर्याणी गरिबांमध्ये का वाटून टाकायला सांगितली असेल. काय बोलतोयस तू? सना ताई, आज काझी साहेबांच्या घरी लग्न होतं. त्यांनी 100 लोकांच्या बिर्याणीची ऑर्डर दिली होती, पण काहीतरी कारणाने त्यांच्या घरचं लग्न मोडलं. बिर्याणी उरली होती. मी विचार करत होतो की सगळी बिर्याणी विकून टाकूया, पण ताईने सांगितलं की सगळी बिर्याणी गरिबांमध्ये वाटून टाक. हा बरोबर निर्णय नव्हता. आपण त्या बिर्याणी मधून सुद्धा पैसे कमवू शकलो असतो ताई. हो, नक्कीच. आपली ताई खूप चांगल्या मनाची आहे. म्हणून तिने विचार केला असेल की जर या बिर्याणीचे पैसे मिळाले आहेत तर बिर्याणी गरिबांना वाटली तर.
पण त्यांना दुप्पट फायद्याचा विचार मनात आलाच नसेल. असू शकतं. तेवढ्यात शिफा तिथे आली आणि मग सना आणि नदीमने त्यांचं बोलणं बंद केलं. सगळी बिर्याणी गरिबांमध्ये वाटली ना? हो हो, वाटली. कमीत कमी काझी साहेबांना आशीर्वाद मिळतील. आता त्यांना आशीर्वादाची खूप गरज आहे. हो. सना आणि नदीम त्यांच्या मोठ्या बहिणीच्या निर्णयाशी सहमत नव्हते. असो, त्यांचा व्यवसाय चालतच राहिला. त्यांना अजून बऱ्याच मोठ्या ऑर्डर्स मिळत राहिल्या. त्यांचं हॉटेल सुद्धा चांगलं चालत होतं. मग काही महिन्यानंतर अजून एक ऑर्डर कॅन्सल होते. नदीम, अन्सारी साहेबांची ऑर्डर कॅन्सल झाली आहे. तू ही सगळी बिर्याणी गरिबांमध्ये वाटून टाक. ठीक आहे ताई. नदीमने हो तर म्हटलं, पण त्याची इच्छा नव्हती. मोठी बहीण गेल्यानंतर सना आणि नदीम त्याबद्दल बोलायला लागले. काय आपण ही बिर्याणी विकू शकत नाही? आता तर रात्रीचे 10 वाजले आहेत. आता ग्राहक आलेच तर येतील. एक काम करूया, हे आतमध्ये ठेवूयात. उद्या आधी हेच विकूया. हो हो, बरोबर होईल. दोन्ही भावा बहिणीने मिळून ती बिर्याणी लपवली. दुसऱ्या दिवशी त्या दोघांनी आधी तीच बिर्याणी विकली आणि ते दोघं खूप खुश झाले, कारण फायदा दुपटीने झाला होता आणि शिफा या गोष्टीपासून अनभिज्ञ होती. मग काय, कधी ऑर्डर कॅन्सल झाली तर दुसऱ्या दिवशी नदीम आणि सना ती बिर्याणी विकून टाकायचे. हा प्रकार बरेच महिने चालत राहिला. एके दिवशी ही शिळी बिर्याणी नेहमीच्या ग्राहकाच्या ताटात आली. नदीम भाऊ, काहीतरी गडबड आहे. बिर्याणीमध्ये तो स्वाद नाहीये. असं कसं होऊ शकतं भाऊ? आम्ही तर बिर्याणी आधीसारखीच बनवत आहोत. ठीक आहे. हळूहळू सगळ्या ग्राहकांना बिर्याणीची गडबड कळायला लागली आणि त्यांना ती चव आवडत नव्हती. अचानक त्यांच्या हॉटेलचे ग्राहक कमी होऊ लागले. तेव्हा शिफा विचारात पडली. अचानक असं काय झालं? आपले ग्राहक कमी का व्हायला लागलेत? असं चालत राहिलं तर कसं चालेल? नदीमला त्याची चूक लक्षात आली. तो त्याच्या बहिणीसमोर रडायला लागला. माझी चूक आहे सगळी. मी आणि सना ताईने लोकांना शिळी बिर्याणी खायला घातली. काय? नदीमने आपल्या ताई समोर सगळी चूक मान्य केली. हे तू काय केलंस? जास्ती फायदा करण्याच्या गडबडीत धंदाच बंद पाडलास. आता आपण कसं ग्राहकांना परत आणणार? आम्हाला माफ कर ताई. आम्हाला माहिती नव्हतं की असं काहीतरी होईल. तुमच्या लालचीपणामुळे सगळं नुकसान होतं आहे. तिघही विचार करू लागले की आता गिऱ्हाईकांना परत कसं आणावं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी शिफाला एक मार्ग सापडतो. शिफाने एक बोर्ड लिहिला. आम्हाला माफ करा. आमच्या चुकीमुळे तुम्हाला शिळी बिर्याणी खावी लागली. आम्ही चूक मान्य करतो, म्हणून पुढचा एक आठवडा सगळ्यांना बिर्याणी फुकट देण्यात येईल. हा बोर्ड शिफाने हॉटेलच्या बाहेर लावला. गिऱ्हाईकांनी बोर्ड वाचला आणि ते फुकटची बिर्याणी खायला हॉटेलमध्ये आले आणि पुन्हा एकदा त्यांना ताज्या बिर्याणीची चव आवडायला लागली. ही तर अगदी पहिल्यासारखीच आहे. हो हो, मजा आली. भलेही त्यांना फुकट एक आठवडा बिर्याणी खायला घालावी लागली, पण त्यांच्या अडचणीचा मार्ग मिळाला. त्यांचे ग्राहक परत आले आणि सना आणि नदीमला लक्षात आलं की हावरटपणा वाईट सवय आहे. एकदा पुन्हा आईची बिर्याणी चालू लागली. सुनील आणि आसिफ दोघं मित्र होते. ते दोघं एकाच गावात राहत होते आणि एकत्र बांबू कापायला जात असे. आपण जंगलाच्या खालच्या बाजूला जायला हवं. तिकडे खूप मोठे मोठे बांबूची झाडं आहेत. पण तिथे जायला आपल्याला नदी पार करावी लागेल आणि परत येताना नदीत पाण्याचा प्रवाह जास्त असला तर आपण येणार कसं? आपण तेव्हाच त्या बाजूला जाऊ जेव्हा नदीचा प्रवाह कमी असेल आणि लवकर लवकर बांबू कापून परत येऊ. जेवढा बांबू लांब असतो तेवढे पैसे जास्त. याचा विचार कर. हे सुद्धा ठीक आहे. मग उद्याच जाऊया. दुसऱ्या दिवशी दोघं खालच्या जंगलात जाऊन पोहोचले. इथे किती मोठे मोठे बांबू आहेत आणि लांबही. व्यापारी यांचे चांगले पैसे देतील. हो, चांगले बांबू मिळाल्यामुळे दोघे खूप आनंदात होते. त्यांनी ते बांबू त्यांच्या गावात आणले. वा वा, खूप दिवसांनी असे बांबू पाहिले आहेत. आता यांची किंमतही चांगली द्या. हो हो, एका बांबूचे 200 रुपये.
तुम्ही दोघांनी 5 बांबू आणले आहेत, त्याचे झाले 1000. 1000 मिळाल्यामुळे दोघे खूप आनंदात होते. ते पैसे दोघांनी आपसात वाटून घेतले. रोज लहान लहान बांबूंची फक्त 300 रुपयांची कमाई होत होती. आज 500 रुपयांची झाली आहे. आता आपण नेहमी जंगलाच्या खालच्या भागातच जाऊ. हो. त्या दिवसानंतर ते दोघं नदी पार करूनच बांबू आणत असत आणि व्यापारी पण त्यांना चांगले पैसे देत असे. एकदा दोघं जायला निघाले. भाई, आईने सांगितले की बाजारातून काही मसाले आणि तांदूळ आणायचे आणि मला पनीरही घ्यायचंय. तर चल आधी बाजारात जाऊया, मग तिथून नदी पार करूया. हो, दोघी कामं एकाच वेळी होती. दोघं बाजारात गेले आणि त्यांना जे सामान हवं होतं ते त्यांनी विकत घेतलं. बघ मित्रा, किती ताजं पनीर मिळालंय. आज रात्री तर माझी पार्टी आहे. मी पण येईन खायला. ये ना. तुला कधी नाही म्हटलंय का मी? चल आता नदीच्या पलीकडे जाऊ. बांबू कापून विकायचे पण आहेत ना. हो हो. आणि ते दोघं खालच्या जंगलाकडे गेले. नेहमीप्रमाणे त्यांनी नदी पार केली आणि ते जंगलात गेले आणि बांबू कापू लागले. पण अचानक पाऊस सुरू झाला. आपल्याला घरी जायला हवं. नदीचं पाणी वाढू लागलंय. हो, फक्त एक आणखी बांबू कापूया. हो. पाऊस आणखी वाढला. काही वेळातच त्यांचे बांबू कापून झाले आणि ते दोघं ते बांबू घेऊन नदीकडे जाऊ लागले. पण नदीला पूर आला होता. नदीत पाणी खूप जास्त झालंय. एवढ्या वादळात नदी पार करणं आपल्यासाठी सुरक्षित नाही. हो, आपण काही वेळ जंगलातच वाट पाहू. हो, त्या बाजूला जी गुहा आहे तिथेच वाट पाहूया. दोघं गुहेकडे गेले. गुहेत आधीपासूनच काही सुकलेली लाकडं होती. यांना जाळूया, थोडं गरम वाटेल. आसिफने जे सामान घेतलं होतं त्यात माचीसही होती. आसिफने त्या सुक्या लाकडांना आग लावली आणि दोघं मित्र शेक घेऊ लागले. खूप भूक लागलीये यार. मलाही. ऐक, आपण काहीतरी बनवूया. नाहीतरी थोडं सामान आपल्याकडे आहेच ना. पण आपण कसं बनवणार? आपल्याकडे तर भांडी पण नाहीयेत. तेव्हाच आसिफचं लक्ष बांबूकडे गेलं. आपल्याकडे बांबू तर आहेत ना. बांबू मध्ये जेवण शिजवू शकतो. कसं काय? तू बांबू बिर्याणी नाही ऐकली का? नाही, बांबूत बिर्याणी पण बनते. पण आपल्याकडे मांस कुठे आहे? मांस नसलं म्हणून काय झालं, पण आपल्याकडे पनीर तर आहे. पनीर बिर्याणी बनवूया. पण कसं काय? तू पाहत राहा. आसिफने 2 बांबूचे तुकडे कापले. त्याच्याकडे जे तांदूळ होते ते त्याने धुतले. बांबूमध्ये तांदूळ, मसाले, पाणी, मीठ आणि पनीर टाकलं. मग बांबूच्या एका बाजूला झाडाची पानं भरून बांबू बंद केला आणि मग ते सगळं नीट हलवलं आणि आगीवर ठेवलं. आता फक्त 20 मिनिटात आपली बांबू बिर्याणी तयार होईल. बघूया. बांबू आगीवर शेकू लागले आणि जेव्हा बांबू पूर्णपणे जळले तेव्हा खूपच छान वास गुहेत पसरला होता. असं वाटतंय बिर्याणी तयार झालीये मित्रा. आसिफने ते बांबू बाहेर काढले आणि 2 केळ्याची पानं लावली आणि बांबू थंड झाल्यावर बिर्याणी त्या केळ्याच्या पानावर काढली. बघायला तर खूप चविष्ट वाटतीये. आता कशीही असो, भूक लागलीये तर आपण खाऊया. चल. दोघांनी बिर्याणी खाल्ली आणि त्यांना ती खूप आवडली आणि मग दोघं ती आवडीने खाऊ लागले. भाई, तू तर अशी सुंदर बांबू बिर्याणी बनवतोस ना की काय सांगू तुला. अरे असू दे रे. तू तर ही बिर्याणी विकायला हवी मित्रा. कुठे मजदुरी करत बसलायस तू? ही बिर्याणी प्रसिद्ध व्हायला वेळ लागणार नाही. खरंच? हो. तू म्हणत असशील तर सोबत ढाबा पण उघडूया आपण. हो हो, का नाही. जेव्हा पाऊस थांबला
नदीचं पाणी कमी झालं तेव्हा दोघं बांबू घेऊन त्यांच्या गावी आले. पण आज त्यांनी बांबू विकले नाहीत. दुसऱ्या दिवशी दोघांनी गावाच्या नाक्यावर त्याची गाडी लावली. गावकरी चकित झाले होते की हे बांबू काय विकत आहेत. अरे बाळा, हे काय आहे? ही बांबू बिर्याणी आहे काका, पनीरची. बांबू बिर्याणी? जरा आम्हालाही खाऊ घाल. गावातल्या लोकांनी पहिल्यांदा बांबू बिर्याणी खाल्ली. अरे वा, काय कमालीची चव आहे आसिफ भाई. अशी बिर्याणी आयुष्यात खाल्ली नव्हती मी. मजा आली. आसिफ आणि सुनीलची बांबू बिर्याणी गावात प्रसिद्ध झाली. ग्राहक रांगा लावून बांबू बिर्याणी खायला येऊ लागले. आसिफ आणि सुनीलची मिळकतही कितीतरी पटीने वाढली. मग काय, सुनील आणि आसिफने मजुरी सोडून बांबू बिर्याणी विकायला सुरुवात केली. त्या दोघांची दिवसेंदिवस प्रगतीच होऊ लागली. लांबून लांबून लोक त्यांची बांबू बिर्याणी खायला येऊ लागले आणि पाहता पाहता त्यांचं गावात मोठं हॉटेल झालं आणि दोघे श्रीमंत झाले. कधी वाटलंच नव्हतं की कधी असं सुद्धा होईल. मलाही अजिबात वाटलं नव्हतं. त्या दिवशी तो पाऊस आपलं नशीब बदलायलाच आला होता. हो ना, त्या दिवशी पाऊस आला असता आणि ना आपण अडकलो असतो आणि आपण कधी बांबू बिर्याणी बनवली नसती. मित्रा, हे सगळं आधीच लिहिलेलं होतं. विधाता आधीपासूनच सर्वांचं नशीब लिहून ठेवतो. आपण तर फक्त मोहरे आहोत जे त्याच्या मार्गावर चालतो. हो नक्की. बांबू बिर्याणीने आसिफ आणि सुनीलचं नशीब बदललं आणि त्या दोघांना आयुष्यात मोठी गोष्ट कळली. संकटातच नवीन मार्ग सापडतो आणि कोणी सांगावं नशीब कधी कुठे वळेल.
நகரத்துக்கு பக்கத்துல ராம்பூர்னு பேர் கொண்ட ஒரு சின்ன நவீன கிராமம் இருந்தது. அந்த கிராமத்துல அபிமன்யுன்னு பேர் கொண்ட ஒரு ஆளு தன்னோட மனைவி நிதி கூட ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட நடத்திக்கிட்டு வந்தாரு. வெளியில இருந்து வந்துட்டு போற எல்லா ஆளுங்களும் அதிகப்படியா அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் உணவை சாப்பிட விரும்புவாங்க. அபிமன்யோட மனைவி வர கஸ்டமருங்களுக்கு தன்னோட கையால சமைப்பாங்க. ஒரு நாள் நடந்த விஷயம், பேங்க் மேனேஜர் தாராச்சந்த் தன்னோட மனைவி அனிதா கூட அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக வந்தாங்க. உங்களோட ரெஸ்டாரண்ட்ல சாமின் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது, அதுவும் ரொம்ப தூரம் வரைக்கும். இன்னைக்கு என் பொண்டாட்டி செய்கிற சாமுன் சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்த உடனே நான் என்ன யோசிச்சேன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா உங்க ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கே வந்து சாப்பிடலாம்னு நினைச்சேன். கண்டிப்பா. அது என்னன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்காக என்னோட மனைவி தான் அவ கையாலேயே சாப்பாடு செய்யறா. அப்புறம் எதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்? சீக்கிரமா 2 பிளேட் சாமின் கொண்டு வர சொல்லுங்க, எங்களுக்கு ரொம்பவே பசிக்குது. அபிமன்யு ரொம்ப சந்தோஷத்தோட தாராச்சந்த் அப்புறம் அவருடைய மனைவிக்கு ஒவ்வொரு பிளேட் சாமினை வச்சாரு. வாவ் அபிமன்யு, நீங்க எப்படி சொன்னீங்களோ அப்படியே செஞ்சிட்டீங்க. நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசணும் தாராத்தஞ்சி. இந்த மாதம் என்னால் பேங்க் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கட்ட முடியலை. என்னோட பையன் மும்பை சிட்டியில் படிச்சுட்டு இருக்கான். அப்புறம் அவனுக்கு இந்த மாதம் ஃபீஸும் கட்ட வேண்டியது இருக்குது. அட, இதில் கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது? நீங்கள் எங்கேயாவது ஓடி போக போகிறீங்களா என்ன? அது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு 2 மடங்கு லோன் தர்றதுக்கும் தயாராக இருக்கேன். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை இன்னும் பெருசாக்குங்க. இதை ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹோட்டலாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை தாராத்தஞ்சி, நான் இந்த சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்லேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன். நான் இப்போ பேங்க்காரங்க தொல்லையிலேருந்து கொஞ்சம் தப்பிச்சா போதும். தாராச்சந்த் ரெஸ்டாரண்ட்டை விட்டு வெளியே வந்தாரு. அப்புறம் அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நேர் எதிர்க்க இருக்க ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சாரு. இது அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட்டை விட ரொம்ப பெருசாவும் நல்லா இருக்குங்களே. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட்டை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கு. இது பிரிஜேஷோட ரெஸ்டாரண்ட். இருந்தாலும் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட் தான் ரொம்பவே பிடிக்கும். பேங்க் மேனேஜர் தாராச்சந்த் தன்னோட மனைவியோட கார்ல கிளம்பி போயிட்டாரு. அவர் பேசினது அடுத்த ரெஸ்டாரண்டோட ஓனர் பிரிஜேஷ் தன்னோட வேலைக்கார சத்யம் கூட பின்னாடி இருந்து தெரியாம கேட்டுட்டு இருந்தாரு. கேட்டிங்களா முதலாளி? ஒரு பக்கம் இந்த பேங்க் மேனேஜரு உங்களோட லோன் ஃபைலை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு, இன்னொரு பக்கம் இவர் அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட் சாப்பாடை புகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு. அதுவும் அவரோட பொண்டாட்டிக்கு முன்னாடி. அதோட நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட்டை அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்காரு. இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட்டில் பெரிய பெரிய பூட்டெல்லாம் தொங்குறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கும். உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்கிறது சத்யம், கொஞ்சமாவது நல்ல வார்த்தைகளை பேசு. அந்த நாள் கண்டிப்பாக வராது. அது ஏன் முதலாளி வராது? பார்க்குறீங்கல்ல, நாளுக்கு நாள் நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட்டில் கஸ்டமர்ஸ் வர்றது கம்மியாகிக்கிட்டே இருக்கு. நீ இப்போ சொல்கிற விஷயம் என்னவோ சரிதான் சத்யம். இந்த அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கிறதால என்னோட கஷ்டங்கள் என்னமோ அதிகமாயிட்டே தான் இருக்குது. அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட்டில் எல்லா உணவையும் அவனோட மனைவி நிதி தான் தயார் பண்ணுறாங்க. நீங்களும் உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டோட உணவை எதுக்காக உங்கள் மனைவியை வச்சு தயார் பண்ணக்கூடாது? நீ எதுக்காக இப்படி பேசிகிட்டு இருக்க? என்னோட மனைவிக்கு சாப்பாடு பண்ணவே தெரியாது. கடைசியாக நீ அவளோட கையாலேயே செஞ்ச அந்த ஆலு பரோட்டாவை சாப்பிட்டல, அப்புறம் அடுத்த நாள் உனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. அதுவும் சரிதான் முதலாளி. நீ கவலைப்படாத சத்யம், என்னோட மூளையில் ஒரு யோசனை இருக்கு. எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வந்துச்சு. இந்த பேங்க் மேனேஜர் தாராச்சந்தோட டிரான்ஸ்ஃபர் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நடக்க போகுது. அப்புறம் புது பேங்க் மேனேஜர் என்னோட தூரத்து சொந்தக்காரர் வேற. அபிமன்யு ரெஸ்டாரண்ட்டோட மொத்த பணமும் பேங்க்கில் தான் போட்டு வச்சிருக்கான். அப்புறம் அவனோட நிலங்களையும் பேங்க்கில் தான் அடமானமும் வச்சிருக்கான். அந்த புது பேங்க் மேனேஜரை வச்சு நான் பண்ண போற பிளான்ல அபிமன்யு கண்டிப்பா தெருவுக்கு வந்துடுவான். தன்னோட ரெஸ்டாரண்ட்குள்ள போய் உட்காந்துட்டாரு. அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசமா தெரியுற ஒரு மனுஷன், அந்த ஆளு ரொம்ப அழுக்கான கோட்டை போட்டிருந்தாரு, ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து உட்காந்துட்டாரு. எனக்கு ரொம்பவே பயங்கரமா பசிக்குது, சீக்கிரமாவே பர்கர், பீஸா அப்புறம் பிளாக் டீயும் கொண்டு வாங்க. சத்தியம் அந்த ஆளை பார்த்துட்டு மோசமான முகத்தை வச்சுட்டு என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்கள் இவ்வளோ மோசமான ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு சேரில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல, அந்த சேரோட விலை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களால் அந்த சேரும் ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு. நீ என்ன மாதிரி ஒரு மனுஷன்? உன்னோட முதலாளி உனக்கு கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எப்படி பேசணும்னு சொல்லியே தரலையா? அப்புறம் உனக்கும் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எப்படி பேசணுன்றது தெரியாதா? எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. எனக்கும் தெரியும் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எப்படியெல்லாம் பேசணுன்னு. கஸ்டமர்ஸும் இவ்வளோ அழுக்கான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இப்படி ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் வரவே மாட்டாங்க. போதும், ஓவர் ஆயிடுச்சு. நீ எந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன்? உன்னோட முதலாளி உனக்கு கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எப்படி பேசணும்னு சொல்லியே தரலையா? அப்புறம் உனக்கும் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எப்படி பேசணுன்றது தெரியாதா? எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. எனக்கும் தெரியும் கஸ்டமர்ஸும் இவ்வளோ அழுக்கான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இப்படி ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் வரவே மாட்டாங்க.
நீ என்னை ரொம்பவே அவமானப்படுத்திட்ட. இங்க பாரு, நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியாதுல்ல. அப்புறம் எந்த ஒரு ஆளோட ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தோம் அவங்களோட நிலைமை என்னன்னு உன்னால முடிவு பண்ணவே முடியாது. சில நேரங்கள்ல கண்ணால பார்க்குற எதுவுமே உண்மையா இருக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. எனக்கு என்னவோ நீ பழைய தமிழ் தத்துவ படத்தை பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி தோணுது. அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு பிரிஜேஷ் வந்துட்டாரு. என்னாச்சு சத்யம், இங்க என்ன பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு? பாருங்க முதலாளி, இந்த ஆள் எவ்வளோ மோசமான ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வந்திருக்கான். இவனோட கோட்டும் ரொம்ப அழுக்காக இருக்கு. இவனை பார்த்தா பல வருஷங்களாக கோட்டை துவைக்காத மாதிரி தானே இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆள் உங்களையே அவமானப்படுத்திட்டு இருக்கான். என்னையே அவமானப்படுத்துறானா? எனக்கு புரியலையே. அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, உன்னோட முதலாளி உனக்கு கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எப்படி பேசணும்னு சொல்லித் தரலையான்னு கேட்குறான் முதலாளி. நான் அதில் என்ன தப்பாக சொல்லிட்டேன்? உங்களோட சர்வெண்ட்டு என்னோட ஆர்டரை எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக என்னோட ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுறாரு. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு உங்களை மாதிரி மோசமாக இருக்கிற ஆளுங்க வரவே மாட்டாங்க. என்னோட சர்வெண்ட் சொன்னது ரொம்பவே சரிதான். எனக்கும் சந்தேகமாக இருக்குது உங்களோட பாக்கெட்டில் பணம் இருக்கா இல்லையான்னு. உங்களுக்கு இந்த இடம் கரெக்ட் கிடையாது. உங்களுக்கு எதிரில் இருக்க கடை தான் கரெக்டு. போய் அங்கே உட்காருங்க. பிரிஜேஷ் சொன்னதை கேட்டுட்டு அந்த மனுஷன் ரொம்ப கோவப்பட்டு எழுந்து நின்னாரு. அப்புறம் நேரா அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் உட்கார்ந்தாரு. சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு சீஸ் பர்கர் அப்புறம் ஒரு சூப்பர் பிளாக் காஃபி. சரி, உடனே கொண்டு வரேன். அபிமன்யு உடனே அவருடைய ஆர்டரை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. அந்த மனுஷன் பர்கர் அப்புறம் பிளாக் காஃபியை குடிச்சிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொன்னாரு, ரொம்ப சூப்பர். உங்களோட ரெஸ்டாரண்ட்டை பற்றி எல்லாரும் சொல்கிறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஜனங்க எல்லாரும் உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டை பற்றி ரொம்ப நல்லபடியாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த பிளாக் காஃபியை குடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. ஆமாம், ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. இப்படி சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் தன்னோட பாக்கெட்ல கையை விட்டாரு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவர் அபிமன்யுவை பார்த்து சொன்னாரு, என்னை மன்னிச்சிடுங்க யங் மேன், என்னோட பர்ஸை நான் வீட்டிலேயே மறந்து வச்சுட்டேன். ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. உங்களுக்கு எப்போ காசு கிடைக்குதோ அப்போ வந்து காசை கொடுங்க. நீங்கள் நிஜமாவே ரொம்ப நல்ல மனுஷனாக இருக்கீங்க. ஒரு பக்கம் நீங்கள், இன்னொரு பக்கம் உங்கள் எதிர்த்த கடைக்காரர். அவருக்கு கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எப்படி பேசணுன்றது கூட தெரியவே இல்லை. உங்களோட கேரக்டரை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. இப்படி சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் ஒரு சின்ன மென்ற வைரத்தை அபிமன்யு கையில கொடுத்தாரு. இது டைமண்ட் ஆச்சே, இதை நீங்கள் எதுக்கு எனக்கு தரீங்க? இல்லை, இது டைமண்ட் கிடையாதுப்பா. இது ஒரு கேட்ஜெட். ஒருவேளை கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா இதோட அவசியம் கண்டிப்பாக உனக்கு வரலாம். இதை உன்கிட்டயே பத்திரமா நீ வச்சுக்கோ. ஒருவேளை என்னோட லைஃப்பில் மறுபடியும் நான் உன்னை பார்த்தேன்னா கண்டிப்பாக என்னை பற்றின எல்லா விஷயங்களையும் உனக்கு சொல்லுவேன். இதை சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டாரு. அவர் போன உடனே நிதி அபிமன்யு கிட்ட சொன்னா, யாருங்க அவரு? எனக்கு தெரியல நிதி, ஆனால் அவர் யாருன்றத அவரோட கண்ணை பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி தோணிக்கிட்டு இருக்குன்னா அவர் என்னவோ ஒரு பழைய காலத்தை சேர்ந்த முதலாளி மாதிரி தெரியுது. ஆனா அவரு ரொம்ப மோசமான ட்ரெஸ்ல போட்டிருந்தாரு. யாரோட ட்ரெஸ்ஸையும் பார்த்துட்டு அவங்களோட கேரக்டர் என்னன்றத நம்மளால முடிவு பண்ண முடியாது நிதி. அவரோட கண்ணை பார்க்கும்போதும் அவரோட முகத்தை பார்க்கும்போதும் எல்லாமே எனக்கு நல்லா புரியுது. கண்டிப்பாக அவர் நல்லா படித்தவராக தான் இருக்கணும். கொஞ்ச நாள் இப்படியே கடந்தது. அப்புறம் ஒரு நாள் பேங்க் மேனேஜர் தாரா சந்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. அந்த இடத்துல பிரிஜேஷோட சொந்தக்காரர் டில்லு மேனேஜர் ஆகி பேங்க்குக்கு வந்தாரு. டில்லு பேங்க்குக்கு வந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே பிரிஜேஷ் பேங்க்குக்கு வந்து சொன்னான், நான் உங்களுக்காக ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் தெரியுமா? எனக்கு நல்லா தெரியும் பிரிஜேஷ், என்னை இந்த கிராமத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க. உங்களை மாதிரி ஒரு நேர்மையான பேங்க் மேனேஜர் இந்த உலகத்திலேயே இல்லையே. நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? என்னோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு எதிரில் அபிமன்யுன்ற பேரில் ஒரு ஆள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கான். அவனோட ரெஸ்டாரண்ட்டோட எல்லா பணத்தையும் பேங்க்கில் தான் போட்டுட்ருக்கான். ஆனால் அவனுக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவன் தான் இந்த பேங்க்கோட மேனேஜர்னு நினைக்கிறான். அவனுக்கு எப்போல்லாம் தோணுதோ அப்போல்லாம் பேங்க்கோட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கட்டுறதே கிடையாது. அப்புறம் அவனுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ தான் அவன் கட்டுறான். இந்த ஃபைல்ஸ் பிரகாரம் அவன் ஒரு வருஷத்துலேயே அவனோட லோன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருந்துருக்கணும். ஆனால் இப்போ அவனோட லோனுக்கு மொத்தமாக 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. கடைசியாக இருந்த பேங்க் மேனேஜர் அவனுக்கு ஃபேவராக எல்லாத்தையும் பண்ணார். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நீங்கள் உங்களோட மொத்த பணத்தையும் உடனே அவங்ககிட்ட இருந்து வசூல் பண்ணி ஆகணும். நான் உங்களோட தூரத்து சொந்தக்காரன் பிரிஜேஷ், உங்களுக்காக இதை கூட பண்ண மாட்டேன்னா என்ன? ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும்ல, சொந்தக்காரங்களாக இருக்கிறதுனால எல்லா விஷயமும் நடக்காது. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுல்ல? நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே எனக்கு நல்லாவே புரியுது. உங்களுக்கு சேர வேண்டியது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சேரும். அப்படின்னா கவலையே படாமல் போய் தூங்குங்க. 24 மணி நேரத்தில் அபிமன்யு தெருவுக்கு வந்துட்டான்ற நியூஸ் கண்டிப்பாக உங்களை வந்து சேரும். அடுத்த நாளே பேங்க் மேனேஜர் டில்லு எல்லா பேப்பர்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிட்டாரு. அப்புறம் பேங்கோட எல்லா பணத்தையும் மொத்தமாக கொடுக்க சொல்லி பேசினாரு.
என்னால் எல்லா பணத்தையும் மொத்தமாக கட்ட முடியாது. எனக்கு கொஞ்சமாவது டைம் கொடுங்க. பேங்க்கில் உங்களுக்கு 1 வருஷம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பேங்க் மேனேஜர் என்ன இப்படி கட்டாயப்படுத்தினதே கிடையாதே. அவரே பழைய மேனேஜரு, நான் இப்போ புது மேனேஜர். உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் டைம் இருக்குது. இந்த ஒரு நாள் டைமில் நீங்கள் 25 லட்சத்தை பேங்க்கில் கட்டி ஆகணும். இல்லைன்னா உங்களோட இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை பேங்க்கு ஜப்தி பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எனக்கு இதில் முழு அதிகாரமும் இருக்குது. இப்படி சொல்லிட்டு டில்லு அங்கிருந்து போயிட்டாரு. அபிமன்யு பாவம் ஒரு நாள்ல இவ்ளோ பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண முடியல. பேங்க் மேனேஜர் ரொம்பவே தந்திரமா அபிமன்யுவோட ரெஸ்டாரண்ட் அப்புறம் வீட்டை ஜப்தி பண்ணாங்க. அப்புறம் அபிமன்யுவை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. கணவன் மனைவி அவங்க 2 பேரும் 2 நாளா பசி பட்டினியோட இருந்தாங்க. அப்பதான் அபிமன்யுவுக்கு திடீர்னு ஏதோ ஞாபகம் வந்தது. அவர் தன்னோட கோட் பாக்கெட்ல இருந்து அதே வைரத்தை எடுத்தாரு. இது அந்த வைரம் தானே? பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழுக்கா இருந்தாரு, அந்த மனுஷன் கொடுத்தது தானே? நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, இந்த வைரத்தை மார்க்கெட்டில் வித்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். திடீர்னு அந்த வைரம் அவர் கையை விட்டு நழுவி தரையில போய் விழுந்தது. அப்புறம் நாலாபுறமும் பல நிறங்கள்ல கதிரொளி ஏற்பட்டது. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அபிமன்யுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்தது. இது எப்படிங்க சாத்தியமாச்சு? அவர் என்ன ஏதாவது மாயாஜாலக்காரரா? இல்லை நிதி, எனக்கு ஞாபகம் வந்துடுச்சு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இது வெறும் வைரம் கிடையாது, இது ஒரு கேட்ஜெட்னு சொன்னார். இதுக்குள்ள ஒரு அழகான ரெஸ்டாரண்ட்டே மறைச்சி வச்சிருக்கே. வா, நம்ம இதுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். நிதியும் அபிமன்யுவும் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்குள்ள நுழைஞ்சாங்க. அவங்க பார்த்தாங்க, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளார வெயிட்டரோட உருவத்துல ரோபோட் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது. மிஸ்டர், உங்களுக்கு வணக்கம். ரெஸ்டாரண்டோட புது முதலாளி, அப்புறம் உங்களோட மனைவி. அபிமன்யு சந்தோஷத்துல கத்தி சொன்னாரு, இது ரொம்பவே அற்புதமா இருக்கு நிதி. சொல்லுங்க முதலாளி, இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை எந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் வைக்கணும்? என்ன சொல்றீங்க? இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை உங்களோட விருப்பப்படியே எங்க வேணுமோ அங்க கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம். இது உங்களோட எல்லா ஆணையையும் நிறைவேற்றும். எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. இது புது டெக்னிக்கால செய்யப்பட்ட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். இது விஞ்ஞானத்தோட அற்புதம். எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. அந்த ஆளு கண்டிப்பா ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டா தான் இருக்கணும். அந்த நாளைக்கு அப்புறம் அபிமன்யும் அவரோட மனைவியும் அதே நடக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ல வீடு வீடா போய் சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. சில மாசங்கள்லயே அபிமன்யோட நடமாடும் ரெஸ்டாரண்ட் பேரு கிராமம் முழுக்க அப்புறம் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற நகரத்துல ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப எல்லாருக்குமே ஏதாவது சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட் அங்க வந்து அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்கும். அபிமன்யு சில மாசங்கள்லயே எல்லா கடனையும் பேங்க்ல அடைச்சிட்டாரு. ஏதாவது பண்ணுங்க முதலாளி, நீங்கள் அவனை ரோட்டுக்கே அனுப்பிட்டீங்க. இருந்தாலும் அவன் ரோட்டில் நடக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டே ஓப்பன் பண்ணிட்டானே. எனக்கும் எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது சத்யம். இந்த அற்புதம் எப்படி தான் நடந்துச்சு? முன்னாடி மாதிரியே என்னோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு மறுபடியும் 2-3 பேர் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவங்களும் ஒழுங்காக வர்றதே கிடையாது. என்ன முதலாளி வளர்றீங்க? நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கடைசி 2 மாசமா ஒரு ஆள் கூட வரவே இல்லை. நான் தான் இங்கே அங்கேன்னு உட்காந்துட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கேன். நீ கவலையே படாத, நான் இன்னைக்கே அந்த அபிமன்யோட ஒட்டுமொத்த கதையும் முடிச்சு வச்சிடுறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க முதலாளி? நான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை பாம்பு வச்சு வெடிக்க வைக்க போகிறேன். யாருக்கெல்லாம் அவசியம் இருக்கோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட் அவங்கக்கிட்டேயே போய் சேரும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த தடவை நீ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை நம்மளோட வீட்டு பக்கமாக வர வச்சுடு. அதுக்கப்புறமா அந்த இடத்துலையே இந்த ஒட்டுமொத்த விளையாட்டையை முடிச்சு வச்சிடலாம். பிரிஜேஷ் சொன்னதை கேட்டுட்டு சத்யம் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை தன்னோட வீட்டுக்கு ரொம்ப தந்திரமா வர வச்சுட்டாரு. பிரிஜேஷும் சத்யமும் யாருக்கும் தெரியாம அந்த ரெஸ்டாரண்ட்குள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க. பிரிஜேஷோட கையில ஒரு பெரிய பாம் இருந்தது. ஆனா திடீர்னு ரெஸ்டாரண்ட்ல சைரன் அடிக்க ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் ஒரு ரோபோட் கூட்டம் பிரிஜேஷ் அப்புறம் சத்யம்மை சுத்தி வளைச்சிருச்சுங்க. உங்களோட கையில பாம் இருக்கு. இது எப்படி சாத்தியமாச்சு? உங்களுக்கு எப்படி இது தெரிய வந்துச்சு? அப்பதான் அங்க அபிமன்யுவும் நிதியும் வந்துட்டாங்க. நீங்க இப்படி தான் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பிரிஜேஷ். நீங்க கண்டிப்பா இவ்வளவு மோசமான வேலையை செய்வீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அபிமன்யு இப்படிதான் சொன்னாரு. அப்ப அந்த இடத்துக்கு அந்த மோசமா தெரிஞ்ச அதே ஆளு இப்ப அவரு ரொம்ப சுத்தமான உடைகளை அணிஞ்சிருந்தாரு. சிரிச்சுக்கிட்டே அங்க வந்தாரு. என்னை பார்த்துட்டு நீங்கள் ரொம்பவும் ஷாக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்னோட பேர் ப்ரொஃபஸர் ஹாக்கின்ஸ். நான் ரொம்பவே பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நடந்து போகிற ரெஸ்டாரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு பல வருஷங்கள் ஆச்சு. அன்னைக்கு நான் இதை யூஸ் பண்ணும்போது தான் ரொம்ப அழுக்காயிட்டேன். அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அபிமன்யோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக நான் போயிருந்தேன். அப்போ தான் வெளியே பிரிஜேஷும் அப்புறம் அவனோட வேலைக்காரனும் பேசிக்கிட்டு இருந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் கேட்டேன். அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த அபிமன்யோட எதிர்காலத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஆனால் நீ கவலையே படாத,
இனிமே இது உனக்கு தான் சொந்தம். நான் இது மாதிரி நிறைய கேஜெட்ஸை நானே பண்ணிக்கிறேன். போலீஸ் சத்யம் அப்புறம் பிரிஜேஷை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. அபிமன்யு கிட்ட இன்னைக்கும் அந்த நடமாடும் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு. அப்துல் மியாவோட மரணத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய 3 குழந்தைங்களும் அனாதை ஆயிட்டாங்க. இப்ப அவங்களுக்கு அப்பாவோட ஆதரவு இல்லாம போயிடுச்சு. இனிமே என்ன ஆகுமோ? நம்ம குடும்பத்தை எப்படி நடத்துறது? 2 வயசு வந்த பொண்ணுங்க இருக்காங்க, கல்யாணம் வேற பண்ணணும். அல்லா கருணை காட்டுங்க அல்லா. அம்மா, இப்ப நாங்க தான் வெளியில போய் வேலை செய்யணுமா? ஆனா உன்னால என்ன வேலை பண்ண முடியும்? எனக்கு ஒரே ஒரு வேலை தான் நல்லா செய்ய தெரியும், சமைக்கிற வேலை. நாம ஏன் ஒரு பிரியாணி சென்டர் ஓபன் பண்ண கூடாது? ஆனா அதுக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுமே. பணத்தை பத்தி கவலைப்படாதீங்க, என்கிட்ட கொஞ்சம் நகைங்க இருக்கு. ஒரு முறை எல்லாமே சரியாயிடுச்சுன்னா நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து இதை திருப்பிடுங்க. ஆனா அம்மா, அப்பா இதை உங்களுக்காக வாங்கி கொடுத்தது. கண்ணா, எனக்கு இந்த நகையை விட முக்கியம் நீங்க தான். இந்த நகையில என்ன இருக்கு, அதை மறுபடியும் கூட வாங்கிக்கலாம். சரிங்கம்மா. ஷிஃபானி அவங்க அம்மாவோட நகைகளை வாங்கிக்கிட்டா. அப்புறம் அதை அடகு வச்சு அதுல அவளுக்கு 20,000 ரூபாய் கிடைச்சது. அந்த பணத்துல அவங்க சின்னதா ஒரு வண்டி கடை வாங்கினாங்க. அப்புறம் அண்ணன் தங்கைங்க 3 பேரை சேர்ந்து அந்த கடையில வேலை செஞ்சாங்க. வாங்க வாங்க, சுட சுட பிரியாணி தயாரா இருக்கு. ஒரு தடவை சாப்பிட்டா மறுபடியும் சாப்பிட தோணும். சீக்கிரம் வாங்க, சுட சுட பிரியாணி முடிய போகுது. நிறைய பேர் அவங்க கடை பிரியாணிய சாப்பிட்டாங்க. அப்புறம் எல்லாருக்கும் அந்த பிரியாணி பிடிச்சிருச்சு. வாவ், பிரியாணி ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. இவ்வளவு சுவையான பிரியாணி இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லப்பா. ஆமா ஆமா, பிரியாணி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நன்றி அண்ணன். இது எங்க அம்மாவோட ரெசிபி, எங்க அம்மாவோட ஸ்பெஷல் பிரியாணி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அப்புறம் மெல்ல மெல்ல அவங்க பிரியாணி கடை நல்லபடியா ஓடுச்சு. இப்ப ஜனங்க கூட்டமா வர ஆரம்பிச்சாங்க. எனக்கு 2 பிரியாணி பார்சல் கொடுமா? சரிங்க. எனக்கும் 2மா. இப்ப நதீனுக்கு ஜனங்களை சத்தம் போட்டு கூப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. கடையில அவ்வளவு கூட்டமா நின்னுட்டு இருந்தாங்க. அண்ணன் தங்கைங்க 3 பேரும் சேர்ந்து ஆர்டரை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்தாங்க உங்களோட ஆர்டர். இது உங்களது. இது உங்களோடது. 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஷிஃபா சம்பாரிச்ச பணத்தை எண்ணிக்கிட்டு இருந்தா. இந்தாங்கம்மா, இந்த மாசத்தோட லாபம் 20,000 ரூபாய். என்ன? ஆமாமா, உண்மைதான், 20,000 ரூபாய். இவ்வளவு பணமா? நாம செய்யற பிரியாணி ஜனங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. எப்பவும் கடையில கஸ்டமர் கூட்டம் நிறைஞ்சிருக்குது. யா அல்லாஹ், உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள். நீ என்னோட குழந்தைங்கள அவங்க வேலையில வெற்றி அடைய வச்சுட்ட. ரொம்ப நன்றி. அம்மா, அடுத்த மாசமே உங்களோட நகை எல்லாத்தையும் திருப்பிடலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்னைக்கு ஷிஃபாவோட குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறமா முதல் தடவையா அவங்க வீட்ல ஏதோ நல்லது நடக்க ஆரம்பிச்சது. அவங்க 3 பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாங்க. இரவு பகல்னு பார்க்காம 3 பேரும் கடினமா உழைச்சாங்க. இதெல்லாம் நம்ம 3 பேருக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒற்றுமையால தான் நடக்குது. உண்மைதாக்கா. அப்புறம் நாமளும் எப்பவும் இப்படியே இருப்போம். ஆமா, எப்பவும். சில மாசங்கள்ல 3 பேரும் வண்டி கடையில இருந்து ஹோட்டலுக்கு வந்தாங்க. நதீம் கவுண்டர்ல உட்கார்ந்திருந்தான். ஷிஃபாவும் சனாவும் பிரியாணி சமைப்பாங்க. நதீம் தம்பி, அதே சுவையோட இருக்கு, வண்டி கடை மாதிரியே. நிச்சயமா இதுதானே எங்க அம்மாவுடைய ரெசிபி. ஆனா இந்த டேஸ்ட் எப்பவும் மாறாதுண்ணே. ஜனங்க எப்பவும் அவங்க பிரியாணியோட டேஸ்ட பாராட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. மெல்ல மெல்ல இவங்களுக்கு பார்ட்டியோட கேட்டரிங் கான்ட்ராக்டும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. தம்பி, நாளைக்கு வீட்ல ஒரு பார்ட்டி இருக்குப்பா. 100 பேருக்கு பிரியாணி வேணும். நிச்சயமாங்க, நாளைக்கு கிடைச்சிடும். ஆனா அதே சுவையோட இருக்கணும். இங்க சாப்பிடுறோமே அதே மாதிரி இருக்கணும். நிச்சயமா அதே சுவையோட இருக்கும். நீங்க கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம ஆர்டர் கொடுத்துட்டு போங்க. அண்ணன் தங்கைங்க 3 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அதாவது அவங்களோட பிசினஸ் பெருசா வளர்ந்துகிட்டே போச்சு. அப்புறம் ஒரு நாள், என்னாச்சு? இந்த ஆர்டர் இன்னும் போகல? காஜி சாரோட வீட்ல நிக்கா. ஆனா ஏதோ காரணத்தினால அந்த நிக்கா நின்னு போச்சு. இப்போ அந்த சாப்பாடு அங்க போகாது. யா அல்லாஹ், ரொம்ப பாவம் அவங்க. நீ ஒரு வேலை செய்யி, இத ஏழைங்களுக்கு கொடுத்துரு. நம்ம காதி ஐயாவை எல்லாரும் வாழ்த்தட்டும். சரிம்மா. தன்னோட பெரிய அக்கா சொன்னதுனால நதீம் பிரியாணி எல்லாத்தையும் ஃபக்கீருங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தான். ஆனா அவனுக்கு மனசு இல்ல. அவன் ஹோட்டலுக்கு திரும்பி வந்தப்ப சனா அங்க நின்னுட்டு இருந்தா. ஆப்பா எங்க? அவ வீட்டுக்கு போயிருக்கா. எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியவே இல்ல. ஆப்பா எதுக்காக இவ்வளவு பிரியாணிய ஏழைங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னாங்கன்னு தெரியல. நீ என்ன சொல்ற? சனா, இன்னைக்கு காஜி சார் வீட்டுல நிக்கா இருந்தது.
அவர் 300 பேருக்கு பிரியாணி ஆர்டர் கொடுத்திருந்தாரு. ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க வீட்டு நிக்கா நின்னு போச்சு. இப்ப பிரியாணியும் நின்னு போச்சு. நான் அந்த பிரியாணியை வித்துடலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா ஆப்பா பிரியாணியை ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட சொல்லி சொன்னா. இது சரியான முடிவு கிடையாது. அந்த பிரியாணியை வச்சு நாம பணம் சம்பாதிச்சிருக்கலாம்ல. ஆமா, நிச்சயமா. நம்ம அக்காவுக்கு ரொம்பவே இலக்கிய மனசு. அதனால அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்க, நமக்கு தான் பிரியாணிக்கு காசு கிடைச்சிருச்சே, நாம ஏன் பிரியாணியை ஏழைங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது. ஆனா அது ரெட்டிப்பா வரக்கூடிய லாபத்தை நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க. இருக்கலாம் தான். அப்பதான் ஷிஃபா அங்க வந்தா. சனாவும் நதீமும் அவங்க பேசிட்டு இருந்ததை நிறுத்திட்டாங்க. பிரியாணியை ஏழைங்களுக்கு கொடுத்துட்டல? கொடுத்துட்டேன். காதி சாருக்கு அவங்களோட ஆசீர்வாதம் கிடைக்கட்டும். அவருக்கு அவங்களோட ஆசீர்வாதம் ரொம்ப அவசியம். கண்டிப்பா. சனாவும் நதீமும் அவங்க அக்காவோட முடிவுல அவங்களுக்கு கொஞ்சமும் உடன்பாடு இல்ல. இருந்தும் அவங்களோட பிசினஸ் நடந்துகிட்டே இருந்தது. அவங்களுக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய ஆர்டர்ஸ் கிடைச்சது. அவங்களோட ஹோட்டலும் நல்லபடியா நடந்துட்டு இருந்தது. சில மாசங்களுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஆர்டர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. நதீம், அன்சாரியோட ஆர்டர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. நீ இந்த பிரியாணியை எடுத்துட்டு போய் ஏழைங்களுக்கு கொடுத்துரு. சரி அப்பா. நதீம் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான். ஆனா அவனுக்கு மனசு வரல. பெரியவ வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா சனாவும் நதீமும் பேசிட்டு இருந்தாங்க. நாம இந்த பிரியாணியை விற்க கூடாதா? இப்ப ராத்திரி 10 மணி ஆயிடுச்சே. கஸ்டமர்ஸ் வந்தாலும் இப்ப வரலாம். ஒரு வேலை பண்ணுவோம், இத உள்ள வச்சிடுவோம். காலையில முதல்ல இத வித்துடுவோம். இதுதான் சரி. அண்ணனும் தங்கையும் சேர்ந்து அந்த பிரியாணியை மறைச்சிட்டாங்க. மறுநாள் அவங்க முதல்ல அந்த பிரியாணியை வித்தாங்க. அப்புறம் அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அதாவது லாபம் 2 மடங்கா கிடைக்குதுன்னு. அப்புறம் ஷிஃபாக்கு இந்த விஷயம் தெரியவே தெரியாது. அப்புறம் என்ன, எப்போது ஏதாவது ஆர்டர் கேன்சல் ஆனா மறுநாள் அந்த பிரியாணிய சனாவும் நதீமும் ஹோட்டல்ல விற்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த விஷயம் பல மாசங்களா நடந்துகிட்டு இருந்தது. ஒரு நாள் இந்த பழைய பிரியாணி ஒரு ரெகுலர் கஸ்டமரோட பிளேட்டுக்கு வந்தது. தம்பி நதீம், ஏதோ தப்பா இருக்க. பிரியாணில அந்த ருசி இல்லையப்பா. அப்படி எப்படின்னு நடக்கும்? நாங்க எப்பவும் போல அதே மாதிரி தானே பிரியாணியை செய்யறோம். சரிப்பா. மெல்ல மெல்ல கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருக்கும் பிரியாணி டேஸ்ட் மாறுறது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த சுவை பிடிக்கவே இல்ல. திடீர்னு அவங்க ஹோட்டலுக்கு வர கஸ்டமர்ஸ் குறைஞ்சிட்டாங்க. அப்பதான் ஷிஃபா யோசிக்க ஆரம்பிச்சா. திடீர்னு என்ன ஆச்சு? நம்ம கஸ்டமர்ஸ் ஏன் வரதில்ல? இப்படி போச்சுன்னா கடையை எப்படி நடத்துறது? நதீம்க்கு அவனோட தவறுகள் புரிய ஆரம்பிச்சது. அவன் தன்னோட அப்பா முன்னாடி அழ ஆரம்பிச்சான். எல்லாம் என் தப்பு தான். நானும் சனா அக்காவும் சேர்ந்து பழைய பிரியாணியை கஸ்டமருக்கு கொடுத்தோம். நீ என்ன சொல்ற? நதீம் தன்னோட அப்பாவுக்கு முன்னாடி அவன் செஞ்ச தவறுகளை ஒத்துக்கிட்டான். என்ன காரியம் பண்ணிருக்க நீ? அதிகமான லாபம் வேணும்ன்றதுக்காக பிசினஸையே கெடுத்துட்டியே. நாம எப்படி மறுபடியும் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கொண்டு வர்றது? எங்களை மன்னிச்சிடு அப்பா. எங்களுக்கு தெரியாது இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு. உன்னோட பேராசை எல்லாத்தையுமே கெடுத்துருச்சு. 3 பேரும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ என்ன பண்றதுன்னு. அப்புறம் மறுநாள் ஷிஃபாவுக்கு ஒரு வழி கிடைச்சது. ஷிஃபா ஒரு போர்டு எழுதி போட்டா, எங்களை மன்னிச்சிடுங்க. நாங்க செஞ்ச தப்பால நீங்க எல்லாரும் பழைய பிரியாணி சாப்பிட விடதாயிடுச்சு. நாங்க அதுக்கு வெக்கப்படுறோம். அதனால அடுத்த 1 வாரத்துக்கு நாங்க எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா பிரியாணி கொடுக்கறோம். இந்த போர்டை ஷிஃபா ஹோட்டலுக்கு வெளியில போட்டா. கஸ்டமர்ஸ் போர்டை படிச்சாங்க. அவங்க ஃப்ரீ பிரியாணி சாப்பிடறதுக்கு எல்லாரும் ஹோட்டலுக்கு வந்தாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு முறை அவங்களுக்கு அந்த சுவையான பிரியாணி பிடிக்க ஆரம்பிச்சது. இது அப்படியே பழைய டேஸ்ட்ல இருக்கு. ஆமா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. 1 வாரத்துக்கு எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா பிரியாணி கொடுக்க விடுதாயிடுச்சு. ஆனா அவங்களோட கஷ்டத்துக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சது. அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் திரும்பி வந்துட்டாங்க. அப்புறம் சனாவுக்கும் நதீமுக்கும் புரிஞ்சு போச்சு, அதாவது பேராசைப்படுறது ரொம்ப தப்புன்னு. மறுபடியும் ஒரு முறை அம்மியோட பிரியாணி ஃபேமஸ் ஆச்சு.